नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर सरायकेला से, जहां लुदुबेड़ा जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। एक कोबरा जवान को गोली लगी है। रांची भेजा गया है। एसपी चंदन सिन्हा के नेतृत्व में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज हो गया है। सरायकेला पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन है। कुचाई थाना क्षेत्र के लुदुबेड़ा जंगल में मुठभेड़ हो रही है। विकास हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विकास, सरायकेला में लुदुबेड़ा जंगल में पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, साथ ही एक कोबरा जवान को गोली भी लगी है। क्या कुछ चल रहा है बताइए, और इस कोबरा जवान की क्या स्थिति है? देखिए सुकन्या, मैं बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था। एलआरटी अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जिला पुलिस के जवान थे। इसी दौरान बीती रात को ही सूचना मिली थी कि महाराज प्रामाणिक दस्ता इस क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके आलोक में एसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने क्षेत्र में कूच किया। इसी दौरान कुचाई के लुदुबेड़ा के पास नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई। आज सुबह ही मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से काफी देर तक गोलियां भी चली। इस घटना में एक कोबरा जवान को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए रांची के मेडका में भेजा गया है। जैसे कि सूचना है कि कोबरा जवान की हालत अभी स्थिर है और कोई खतरे की बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। और इस घटना के समाप्ति के बाद से जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान और कोबरा जवान सभी मिलकर क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं देवघर की, जहां सीएम रघुवर दास ने करोड़ों रुपए की दर्जनों विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने वैद्यनाथ वाटिका का भी उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने नैयाडी में एयरपोर्ट के विस्थापितों के लिए बन रही टाउनशिप का भी दौरा किया। साथ ही विस्थापितों के स्वरोजगार के लिए विकसित की गई फूलों की खेती की योजना भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने चिल्ड्रन पार्क, तालाब, दुकान, सुविधा केंद्र और पीसीसी ड्रेनेज सिस्टम का भी जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास समेत कई लोग मौजूद रहे। सीएम मधुपुर महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। ऋतुराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ऋतुराज, देवघर को सीएम ने विकास की सौगात दी है, करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री जो अपने दिवसीय दौरे पर जो नैयाडी पहुंचे हैं, अभी जस्ट मधुपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ जो विस्थापितों का एक रोल मॉडल टाउनशिप का उद्घाटन लोकार्पण किया है, चारों तरफ निरीक्षण किया और यहाँ पे जितने भी तमाम योजनाएं यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है उसका उद्घाटन किया है। और कई योजनाएं जो अभी लंबी चल रही है उसका शिलान्यास भी किया, उसका देखा भी है। खासकर उन्होंने कहा कि संथाल प्रज्ञा उनकी पहली प्राथमिकता रही है शुरू से ही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उनकी पहली प्राथमिकता रही है। इसलिए वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर संथाल प्रज्ञा को उन्होंने दौरा किया है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि देवघर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बने, उसके लिए अग्रसारित हो गया है। यहाँ पे एम्स आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है और साथ साथ इन्होंने कहा कि अगले माह से साहेबगंज से जो जल मार्ग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो जल मार्ग से जो साहेबगंज का एयरपोर्ट बन रहा है वो अगले माह से फरवरी और मार्च में चालू हो जाएगा। और उन्होंने इतना ही अपने मन से संबोधन के दौरान किसानों के लिए सबसे बड़ी बात कही कि तमाम योजनाएं किसानों के लिए राज्य सरकार ने चला रखी है। जो लक्ष्य 2022 में किसानों की आय दोगुनी का, वो झारखंड में चौगुनी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात। चलिए ऋतुराज, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने प्रदेश में विकास की बयार बहने का दावा किया। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि से लेकर पीएम आवास योजना और घर घर बिजली पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसका फायदा दिखने भी लगा है। साथ ही उन्होंने आने वाले आम चुनाव में बीजेपी को और बड़ी जीत मिलने का दावा किया है। केंद्र की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने यह प्रयास किया है कि अपने देश के अंदर जितने भी किसान हैं, किसान ताकतवर बने, समृद्धशाली बने और उनका इनकम
दोगुना हो, इस प्रयास के साथ सभी के खेतों में पानी पहुंचाने का यह योजना है। आज प्रसन्नता यह होता है कि अधिकतर गांव में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का काम किया और झारखंड प्रदेश में तो यह भी हमारा संकल्प है कि 2022 नहीं 2020 तक में हम सभी गरीबों का घर जो बेघर है उसको हम पक्का मकान दे करके हम उसको समर्पित करेंगे। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन कुछ जगह थोड़ी बहुत दिक्कत है। हम लोग ने सरकार ने कमिटमेंट भी किया है कि फरवरी मार्च तक जो बचे गांव हैं, बचे घर है, वहां तक बिजली हम पहुंचा देंगे। और इस काम में बड़ा तेज गति से जब गांव तरफ देखेंगे तो कहीं खंबा गड़ रहा हो, खंबा कहीं रोड के किनारे में गिरा हो, तार गिरा हो, या पर कई तार जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए थोड़ा 1-2 महीना समय मिल जाएगा तो प्रत्येक घरों में बिजली की तार खींच करके वहां बिजली जला दी जाएगी। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की ये व्यवस्था 15 जनवरी 2019 के बाद होने वाली सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में शुरू होने वाले नामांकन में लागू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई दी है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण लागू किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। झारखंड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि आरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार का ये निर्णय चुनाव को देखते हुए लिया गया है। ये कितना सफल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। झारखंड सरकार द्वारा 10% गरीबों को आरक्षण देने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये स्वर्णों के लिए आरक्षण है, तो ये भ्रामक प्रचार है। ये सामान्य जाति के सभी संप्रदाय, सभी धर्म के मानने वाले जो गरीब हैं, जिनको जो आरक्षण से वंचित हैं, उनके लिए लाया गया यह विधेयक है। क्योंकि ये कितना सफल हो पाएगा ये देखने वाली बात है। 10% आरक्षण कितना लोगों को मिल पाएगा ये समझने की बात है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी के साथ झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों की वार्ता हो रही है, जिसमें संघ की मांगों पर विचार हो रहा है। गौरतलब है कि अपनी 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर जेएएस अधिकारी आज से आंदोलन पर उतरे हैं। वो आज काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही आंदोलन और तेज करने की घोषणा की है। मनोज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, जो झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के जो अधिकारी हैं, उनके मुख्य सचिव के साथ अभी वार्ता चल रही है। इन लोगों की 15 सूत्री मांग है, उन्हीं मांगों को लेकर के यह वार्ता चल रही है, क्योंकि आज से उन लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। और चरणबद्ध आंदोलन के पहले चरण में आज जो है झांसा के जो अधिकारी हैं वो काला बिल्ला लगा करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनका ये जो आंदोलन है वो खत्म हो और उनकी मांगों को लेकर के सरकार का क्या रुख है, उन सारी चीजों को लेकर के मुख्य सचिव के साथ उनकी वार्ता चल रही है। इसमें 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन भुगतान है, रिक्त पदों को प्रोन्नति भरने की मांग है। इस तरीके से कुल 15 सूत्री इनकी मांग है, उन्हीं को लेकर के बैठक चल रही है। जी चलिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो रांची से आ रही है, जहां नगड़ी थाना क्षेत्र में रिंग रोड में शव मिला है। शव पर मिले चोट के कई निशान, शव पर जी हां चोट के कई निशान मिले हैं। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां नगड़ी थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर एक शव मिला है। शव किसका है ये पता लगाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका है। बता दें कि शव पर कई चोट के निशान भी हैं।
अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता विषय पर जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी अपने विचार रखेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने सारंगी को न्योता दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के तहत विधायक कुणाल सारंगी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करेंगे। 16 और 17 फरवरी को ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुझे वहाँ आने का न्योता मिला है, जिसमें जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो एजेंडा है जिस पर मुझे अपनी बात रखनी है, वो है कि भारतीय राजनीति में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो राज्य के स्तर पर जो काम करती है पार्टियां, उनकी क्या प्रासंगिकता है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, तो उन चुनावों के बाद उन रीजनल पार्टीज़ का क्या महत्व होगा। बड़ी खबर लोहरदगा से आ रही है, जहां आईईडी विस्फोट में 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों इलाज के लिए रिम्स रेफर किए गए हैं। सेरेंगदांग थाना क्षेत्र के सनई जलपई का मामला है। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने मामले की जांच की बात कही है। विस्फोट होने के मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लोहरदगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईईडी विस्फोट हुआ है और इसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का रिम्स में इलाज चल रहा है। सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के सनई जलपई का मामला है। एसपी प्रियदर्शी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच की बात कही है। धनबाद के चर्चित सुदामजी गैंगरेप में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शाहिद अंसारी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 2 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई। पॉक्सो की विशेष अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई के दौरान 11 जनवरी को तीनों को दोषी ठहराया था। इसके अलावा इन पर जुर्माना भी लगाया गया। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2017 को 8वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था। विरोध करने पर छात्रा की हत्या की कोशिश की गई थी। घायल छात्रा कई महीने तक पीएमसीएच में भर्ती रही। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जेएचएसए, आईएमए और रिम्स जेडीए के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। साथ ही मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट से न सिर्फ डॉक्टर सुरक्षित होंगे, बल्कि अस्पताल में इलाज करा रहे रोगियों का भी भला होगा। अपने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना रिक्वेस्ट मैम के सामने रखा, और इनके सारे किन परिस्थितियों में किस किस तरह से ये पिछले 11 साल से ये सदन के पटल तक पहुंचा, और उसके बाद वापस किसी कारणवश ये नहीं पास हो सका। ये सारी जितनी गतिविधियां हुई हैं इस एक्ट के लिए, सभी से मैडम को अवगत कराया। राज्यपाल ने सारे चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें ये उनको दिखाया गया और बताया गया कि ये जो है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हेल्थ केयर के सुरक्षा के लिए, हॉस्पिटल के सुरक्षा के लिए, बेहतर मरीजों को बेहतर और सुरक्षित चिकित्सा सेवा मिले, ये उसके लिए है। राज्यपाल महोदया का विचार हमारे लिए काफ़ी सकारात्मक था। उन्होंने हमारी बातों को बड़े गंभीरता से सुना और उन्होंने बोला, हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पे गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगी, और इसमें जो भी अगर लागू करने में बाधाएं आ रही हैं उसको जल्द से जल्द दूर करके वो इसे लागू करने के लिए उन्हें निर्देश देंगी और उनसे बात करेंगी। साहेबगंज में गंगा पुल के निर्माण से जुड़ी सारी अड़चनें दूर हो गई है। ऐसे में निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। साहेबगंज और मनिहारी के बीच कई सालों से प्रस्तावित गंगा पुल का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन भारत और चीन की 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के बीच मतभेद के चलते निर्माण कार्य अटका हुआ था। हाल में केंद्र सरकार ने इन अड़चनों को दूर करने की पहल की है, जबकि कांग्रेस ने निर्माण में देरी को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कह रही है। गंगा पुल का निर्माण के लिए शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री आज 1 साल से पहले कर चुके हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं हुआ, और जहां तक हमें जानकारी है कि वो शुरू होने वाला नहीं है, बल्कि बाकी सारी क्लियरेंस हो गए हैं। सिर्फ फाइनेंशियल क्लोजर की दिक्कत है, वो इस 15 दिन में हो जाएगा और मार्च तक काम शुरू होने का पूरा उम्मीद है। राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने हाल में पलामू दौरे में पीएम मोदी को गंगा पुल निर्माण से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी थी।
इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर गंभीर कदम उठाया, तब जाकर दोनों कंपनियों के बीच करार से जुड़े अड़चनों को दूर करने की पहल की गई। अब जल्द ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। कुछ तकनीकी कारण से जो दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर में जिनको ठेका मिला था, उन कंपनियों का कुछ आपसी तकनीकी कठिनाई के कारण वो कार्य नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि शीघ्र ही वो तकनीकी जो अड़चन है उसको दूर करके और वो कार्य प्रारंभ होगा। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा नदी पर जल्द ही पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा और दोनों राज्यों के बीच की दूरी कम होगी। निशांत कुमार, न्यूज 18, साहेबगंज। चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जामताड़ा कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 8 वर्ष का कैद और 10,000 का आर्थिक दंड लगाया। मामला बिंदापाथर थाना के चकुंदा का है, जिसमें रवि मांझी के खिलाफ शादीशुदा महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। गढ़वा के रंका में हुई युवती के संदिग्ध मौत मामले में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मृत युवती का गिरफ्तार आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती शादी का दबाव डाल रही थी, इससे परेशान होकर युवक ने उसकी हत्या कर दी। बोकारो में भारतीय विस्थापित महासंघ की स्थापना होते ही संघ के अधिकारियों ने एक बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। संघ बीएसएल को दी अपनी खाली जमीन की वापसी की मांग कर रहा है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। जमशेदपुर के कदमा मंगल क्लब में 11 लाख से बनने वाले जिम का मंत्री सरयू राय ने शिलान्यास किया। सरकारी पहल के तहत अब शहर के कई जगहों पर पार्क के साथ जिम का निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोग स्वस्थ रख सकें। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति के साथ ही टुसू मेले का आयोजन शुरू हो गया। ये मेला 26 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सभी ग्रामीण टुसू मेले का आनंद उठाते हैं। युवक मेले में विभिन्न वेशभूषा धारण कर नाचते हैं और टुसू गीत गाते हैं। टुसू मेले में मुर्गा पाड़ा समेत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बढ़िया से मनाया जा रहा है और सबसे पहले ये किसी धर्म का नहीं है, ये सारे धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही मजेदार त्योहार है। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि सारे धर्म के लोग यहाँ पे आए और सारे दुख दर्द भूल करके पूरा यहाँ हर्षोल्लास के साथ टुसू मेला मनाए। बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है। परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। टाटी झरिया के होलंग की घटना है। तो हजारीबाग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। टाटी झरिया के होलंग की घटना है।